But even before starting econometrics, we have to revise certain basics of uh, your statistics. Okay, because all of this is going to get into the building of your basic concepts of econometrics. So we had in our previous, even in data analysis, we had talked about your distributions. So just a small bit of distributions that we need to do, and then in the next few classes I'll also talk about hypothesis testing in detail, where we'll be talking about t distribution, z distribution, f distribution and chi-square distribution. But the agenda for today is we'll talk about normal distribution. We will talk about normal distribution, क्या होता है, we will talk about t distribution, and we will talk about chi-square distribution. This is the agenda for today. Now, as we had seen in data analysis and in statistics, your distributions, probability distributions, are either discrete or continuous. ठीक है. So something which is numbered, जहाँ पर बहुत सारे numbers आ रहे हैं, तो वो continuous distribution हो गया. For example, the height of students in a class. हाइट कितने भी सेंटीमीटर हो सकती है. सो बिकॉज देर इज़ नो डेफिनेट स्केल कि अच्छा टॉल या शॉर्ट ही होगा. यू कैन नंबर इट इनटू एनी डेसिमल प्लेस. देयरफॉर इट्स अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. सो we are dealing in the world of continuous distribution. Continuous distribution can also come in multiple flavors. You can have uniform, you can have normal, you can have other distributions as well. Now coming to normal distribution. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ये होता है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट एज आई टोल्ड यू, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कि दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है म्यू, विच इज बेसिकली पॉपुलेशन मीन, एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है वेरिएंस, विच इज पॉपुलेशन वेरिएंस. सो जब भी कोई आप वेरिएबल बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल यू से कि आई टेक द हाइट्स ऑफ एवरी वन इन गार्गी कॉलेज, तो हाइट जो होगा वो होगा आपका रैंडम वेरिएबल एक्स. ठीक है. एक्स कैन टेक एनी पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ हाइट ऑफ स्टूडेंट कैन टेक एनी पर्टिकुलर वैल्यू एंड वी आर सेइंग दैट इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन समथिंग, कि ये आपका मीन होगा और ये आपका वेरिएंस होगा. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. उसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है. ठीक है. एंड अगेन द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज अ बेल शेप्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेल शेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस तरीके से एक बेल की तरह दिखता है. ठीक है. एंड फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिक अराउंड सेंटर, you have mean is equal to mode is equal to median, and it is symmetric about its center, which is the mean. ये normal distribution की characteristic है. The other characteristic of a normal distribution is कि अगर आपके पास जो mean है उसमें प्लस माइनस एक स्टैंडर्ड डिविएशन करोगे तो यू विल गेट 68% ऑफ द डेटा. यू ऐड टू you add two standard deviation, you get 95% of the area, and you add 3 standard deviation, you get 99.7% area. So something which you have already seen in data analysis as well as in statistics. Okay. Now your normal distributions can come in different flavors as well. For example, ये दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. वी आर कंपेयरिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. से एक हम कहते हैं कि गार्गी के स्टूडेंट्स की हाइट है, कहते हैं कि हम कमला नेहरू कॉलेज स्टूडेंट्स की हाइट है. ठीक है. सो दीज टू डिस्ट्रीब्यूशंस कैन हैव डिफरेंट मीन्स. दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों का मीन मीडियन मोड सेम है. बट एक डिस्ट्रीब्यूशन का हम कह रहे हैं कि गार्गी की स्टूडेंट्स का जो हाइट है वो कम है, एवरेज हाइट इज लेस दैन से कमला नेहरू कॉलेज की एवरेज हाइट. सो ये हो गया कि जहाँ पर आपका मीन डिफरेंट है बट वेरिएंस सेम है. नाउ व्हाट इज दिस वेरिएंस? वेरिएंस इज बेसिकली द स्प्रेड
कि अच्छा मीन से दूर जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, तो हम कह रहे हैं कि गार्गी और कमला नेहरू में वेरिएंस जो है डेटा का वो सेम है। उसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर का सिर्फ सेंटर अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द स्प्रेड ऑफ डेटा इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर। देन यू कैन ऑल्सो हैव कि जहाँ पर दोनों कॉलेजेस का मीन सेम हो, कि गार्गी की स्टूडेंट्स एंड कमला नेहरू कॉलेज की स्टूडेंट्स दोनों की हाइट्स जो हैं ऑन एन एवरेज जो हमने पॉपुलेशन मीन लिया वो दोनों का दोनों सेम है, बट एक कॉलेज है जिसका वेरिएंस कम है, से गार्गी का वेरिएंस कम है, और एक कॉलेज का वेरिएंस ज़्यादा है। तो वेरिएंस बेसिकली बता रहा है आपको स्प्रेड। कैन यू सी कि कमला नेहरू कॉलेज का, अगर मैं कमला नेहरू कॉलेज को रेड से मार्क करूं, तो कमला नेहरू कॉलेज का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है कि कम है? It is more. So the spread is more as compared to, say, if I take गार्गी कॉलेज का जो स्प्रेड है वो बहुत सारा डेटा इस रेंज में आ, जबकि उनका जो डेटा है वो वाइडर स्प्रेड है। ठीक है, तो वेरिएंस बेसिकली, तो इस केस में हमारा वेरिएंस ऑफ गार्गी इज लेस देन वेरिएंस ऑफ, and this is the case where variance and your mean both are different from each other. So these are the different kinds of flavors in which your normal distribution can be there. Then coming to, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हमने पहले भी बात करी थी कि हमारे पास कभी भी पॉपुलेशन नहीं होगी, पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन, अगर आपके पास डेटा आ गया तो आपके पास इन्फर करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ तो पता कर, जब आपके पास पूरा सेंसस का ही डेटा है, देन यू डोंट नीड एनीथिंग, आपके पास जो आपको एनालिसिस करना है उस डेटा से कर लो। बट द प्रॉब्लम बिकम्स दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल to basically get into the data of each particular observation or get all kinds of data. ठीक है, but these days you can get a lot of data. How can you get a lot of data these days, guys? You guys and all of us generate a lot of data. How do we do that? Can someone elaborate on this? Can someone elaborate, guys? You are living in a data world where there is no dearth of data. Yes, every now and then when we visit some websites or something, we need to put in our data or our details. Not so somewhat it is getting recorded. Not just that, everything. How is Google working? How is your Facebook, Instagram? All of these are data companies. Ultimately, how do these companies earn revenue? How is Facebook getting its revenue? It's selling its product for free. Ultimately, Facebook is free for you. Instagram is free for you. What else is owned by it? ये दोनों है, और क्या ओन करता है? आई थिंक WhatsApp is owned by it. So it is giving you all of these services for free, but in exchange it is getting a lot of data. Similarly, Google is providing you a lot of services, but ideally, ultimately, what are these companies? Google and Facebook. What will you call them? Come on, guys. क्या बोलोगे इन कंपनीज को? Data driven companies. No, data driven तो है, but what business are they in? किस बिजनेस में है वो? Technology. मतलब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, दे आर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, बट व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ रेवेन्यू? स्पेशली गूगल, एडवर्टीजमेंट. एग्जैक्टली, दीज आर नथिंग बट एड कंपनीज. When you were very small, in fact, आप लोगों को तो याद ही नहीं होगा, when I was very young, तब हमारे टाइम पे एक होता था समथिंग कॉल्ड एज येलो पेजेस. किसी ने सुना है इसके बारे में? हैज एनीवन हर्ड? एक बुक आती थी जिसके अंदर फोन नंबर्स होते थे. ठीक है, उसको हम येलो पेजेस बोलते थे. ठीक है, उसका नाम ही यही था. एंड उसके अंदर ये आपको ऐड देना होता था, कुछ भी करना होता था, आप उससे देखते थे. नाउ एवरीथिंग has been put, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से अब सब कुछ ऑनलाइन आ गया. एंड दीज आर कंट्रोलिंग, गूगल इज कंट्रोलिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एडवर्टाइजिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल. उसका रेवेन्यू अगर आप देखो तो 80% एडवर्टाइजिंग से आ रहा है, क्योंकि इट नोज. फॉर एग्जाम्पल,
if you really want to want certain gift, ठीक है, from for example from your parents, अगर और and your parents are there on your social media profile, or say a good friend of yours, ठीक है, all you need to do is whisper, open your Facebook, और या फिर Facebook open करने की भी जरूरत नहीं है, बट अपने फ़ोन के पास बोल दो, okay, I want such and such product. And what it will do is, because whenever you sign up these products, whenever you take up, especially in case of Android phones, ठीक है, what will happen is that since all of these all of these applications your microphone is always on, it uses आपने जो भी चीज़ बोली, आपने वॉइस आपने दिया, it converts it into language. I'm telling you कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है. समथिंग कॉल्ड एज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एंड उससे ये इन्फर करेगा कि अच्छा आपको फॉर एग्जांपल नेकलेस चाहिए, ठीक है, और डायमंड का चाहिए, एंड देन इट आइडेंटिफाइज कि इस इंसान को ये चाहिए. नाउ वेरेवर यू हैव डायमंड सेलर्स, जितने भी डायमंड सेलर्स आपके प्लेटफॉर्म पे होंगे, उन सबको आपका डेटा, बेसिकली उन सबके डोमेन में आपका डेटा चला जाएगा, एंड उनकी आपको एड्स दिखनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, यू कैन डू दैट. ये तो हुआ जब आपने माइक में बोला. ठीक है, यू कैन इवन सर्च, अगर आप सर्च इंजन पे जाते हो तो वहाँ से वो कुकीज़ ट्रैक करता है, एंड कुकीज़ ट्रैक करके सेम चीज़ कंसेप्ट है. सो अल्टीमेटली इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर प्लेइंग द मिडल मैन, where it is getting a lot of data points about you. In fact, Google knows more about you than you know about yourself. It knows ki, for example, when I pick up my iPhone in the morning, the first thing that I get to see is that my iPhone prompts up that every morning you are most likely to pick up a business standard. तो वो ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर देता है कि एवरी मॉर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्टिविटीज़ वो मशीन लर्निंग के थ्रू बोल देता है कि अच्छा आपको बिजनेस स्टैंडर्ड ही खोलना होगा. तो all of this is simultaneously happening. So you are living in a data driven world, and that is where this subject becomes extremely important, because we are generating tons and tons of data, and whosoever commands a lot of control over data will be and this is the gold mine. This data is the new gold in the 21st century and will be a billionaire. एंड जितने भी आपको बिलियन प्लस कंपनीज नज़र आ रही हैं पिछले कुछ टाइम में, ये सारी इसलिए हैं क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है. ठीक है, इनके पास लोगों का डेटा है, एंड विच इज़ अगेन कैन बी यूज्ड एंड रिफाइंड एंड देन सजेस्टेड कि अच्छा उसको और कैसे क्रॉस सेल कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन पे देखा होगा, दिस इज़ यूजिंग रिकमेंडेशन सिस्टम्स इन AI. आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल यू बाय अ फोन, से आप iPhone 13 लेना चाहते हो, तो आपने देखा कि नीचे आपको लिखाई देता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड पीपल हु बाय दैट आल्सो बॉट दिस. हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस? Yes. सो दीज आर ऑल एसोसिएशन रूल्स. अगेन इस सबके पीछे इकोनोमेट्रिक्स है, अल्टीमेटली इस सबके पीछे स्टैटिस्टिक्स है, एंड वो बस बास्केट एनालिसिस कर रहा है कि अच्छा कहाँ कोवेरियंस, वील टॉक अबाउट कोवेरियंस, कहाँ कोवेरियंस आता है. जब आदमी ये खरीदता है तो ये भी खरीदता है. इट्स अ वेरी फेमस एग्जाम्पल. Beers and diapers go together. There was a study in US जिसमें देखा गया कि बियर और डाइपर, जिस आदमी ने अपने कार्ट के अंदर बियर डाली है, या जिस आदमी ने अपने कार्ट में, जिस इंसान ने अपने कार्ट में डाइपर डाला है, उसने बियर भी डाली है. Are these two products anyways related? Then what could be the explanation? Again, something that you cannot इमेजिन कि अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है कि यार बियर का डाइपर से क्या रिलेशन है, बट बोथ ऑफ दीज थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डनरीली साथ में बिकती हैं. एंड अगेन यू फाइंड इट थ्रू समथिंग कॉल्ड एज कोवेरियंस मैट्रिक्स से हम देखते हैं. टेक्निकली हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट कोरिलेशन मैट्रिक्स या कोवेरियंस मैट्रिक्स के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया. कैन समवन गिव द रीजन? या फिर आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल. You have smaller siblings guys? किसी के हैं छोटा, मतलब थोड़ा छोटा, अराउंड 5th 7th 5th 6th 4th 5th 6th, या कजन्स हो छोटे. हैव यू नोटिस्ड, आप लोग अगर 24/7 पे जाओगे तो 24/7 के जो काउंटर होता है उसके वहाँ पर वो चॉकलेट का ऐसा वाइट कलर का एक कुछ होता है,
my kid is little younger, but I know कि in a couple of years he will eat my head to buy this. आपने देखा है कि वहाँ चॉकलेट का गोल सा कोई कंपनी का आता है, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या कंपनी है, किंडर जॉय, यस यस यस, किंडर जॉय, कुछ इस तरीके से. अगेन ये यहाँ पर क्यों रखा जाता है काउंटर पे? So because during the checkouts, usually the kids are with the parents and they will insist them to buy. एग्जैक्टली. तो ये कहाँ से आया, ये अनन्या कहाँ से आया होगा? ये डेटा से आया होगा कि डेटा वुड शो दैट अगर आप इसको काउंटर पे रख दोगे तो उसकी सेल बिक जाएगी, सेल इंक्रीज हो जाएगी. यस और नो? सिमिलरली नाउ कैन यू थिंक ऑफ कि बियर एंड डाइपर कैसे रिलेटेड हो सकते हैं? I can relate it the way like if someone is buying beer, it's likely that they would wait to. I didn't get you, Anisha. So like if someone is making beer, it's likely that they wait late in the morning. there is a message from किसका है? शिवांशिका का मैसेज आया. Kids give stress. They give a lot of stress. You will realize in the next decade. Forthcoming decade you will realize on your own, but yes, they are a huge pain. But at the same point of time, what analysis has been done, and especially this is especially on weekends, क्योंकि डाइपर्स जो हैं ये जो बेसिकली फादर्स जो होते हैं यूएस के अंदर, फादर्स गो टू दीज बिग ग्रोसरी स्टोर्स एंड वो डाइपर्स खरीदने जाते हैं. एंड जब वो डाइपर्स खरीदने जा रहे हैं और वीकेंड है, दे ऑल्सो रियलाइज कि यार डाइपर तो खरीदना है, आप टेंशन दूर करनी है तो बियर भी खरीद लेते हैं. सो मार्केट बास्केट एनालिसिस जब रन किया गया लॉट ऑफ दीज अमेजॉन स्टोर्स एंड लॉट ऑफ दीज सुपर स्टोर्स, तो उनको दिखाई दिया कि लॉट ऑफ फादर्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ परचेज. And on the basis of this, they also started putting a lot of Gillette products on the counter on the weekends. उनको शेक भी करना होगा. तो इस तरीके से अगेन all of this is using econometrics at the background. So ultimately आप डेटा से डिसीजन तक कैसे पहुंच रहे हो, ठीक है? That is the entire journey. आपके पास raw data है, but the ability to interpret this raw data towards either predicting और टेकिंग अप अ एक्शनेबल कॉज कि अच्छा ये एक्शन हमें लेना चाहिए, ठीक है? ऑल ऑफ दैट इन द बैकग्राउंड यूजेस इकोनोमेट्रिक्स. अनफॉर्चुनेटली द कोर्स दैट इज बीइंग टॉट टू यू इज नॉट इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर, ठीक है? दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि हम उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो से नहीं दिखाते हैं. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ट्राई टू लर्न इट इन अ मोर प्रैक्टिकल सेंस कि अच्छा अप्लाई कैसे किया जाता है गिवन टाइम, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, वी कांट गेट इनटू द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ इट, बट जितना हो सकता है आई ट्राई टू ब्रिंग all those concepts and all those data sets as well. Now so because you do not have access to the entire world of data, what you do is you create samples, and on the basis of samples you draw conclusion about the entire population. अगर आपके पास एक बड़ा सैंपल है, ठीक है, आपके पास 1000 लोगों का सैंपल है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, दैट मीन्स यू हैव अ ह्यूज डेटा सेट. एंड अगर 1000 लोगों के लिए कोई चीज़ वैलिड है तो वो 1 लाख लोगों के भी वैलिड है. इनफैक्ट मतलब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप 1000 लोग लो, 1 लाख लोग लो या 50 लाख लोग लो, फर्क नहीं पड़ता, आपका कंक्लूजन ज़्यादा वेरी नहीं करेगा. इतना वेरिएशन नहीं आएगा आपके कंक्लूजन के अंदर इवन इफ योर सैंपल साइज इंक्रीजिंग. So therefore what needs to be done is, and sampling is a very expensive exercise, so what needs to be done is you need to economize on time and cost, and on the basis of samples you need to infer about the entire population. And then उस inferences से हम और कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम रिग्रेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है? सैम्पल्स के बेसिस के ऊपर क्या सैम्पल रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, एंड अगर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है देन हम क्या रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं कुछ वेरिएबल्स के केस के अंदर, वो सब इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं. नाउ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी. नाउ द इशू इज कि सपोज आपने सैंपल लिया, ठीक है, आपने 20 सैंपल लिए फ्रॉम अ पॉपुलेशन जिसका मीन जो है 10 है एंड वेरिएंस 4 है, ठीक है? let's instead of 4 let's draw 20 samples, ठीक है? अब
आप अपना फर्स्ट सैंपल देखो, ठीक है, या अच्छा ये आपके सैम्पलिंग मीन्स है, आपने 20 सैंपल लिए, तो ये आपका पहला, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट विल यू कॉल दिस, दिस इज ऑल योर सैम्पलिंग मीन्स, व्हाट विल यू कॉल दिस एज, विल यू कॉल दिस एज xi और विल यू कॉल दिस एज xi बार, या x1 बोलोगे उसको, xi bar. xi बार, बेसिकली ईच ऑफ देम आर सैंपल मीन्स। पहले आपने एक मीन निकाला, ठीक है, फिर आपने दूसरा मीन निकाला, फिर आपने तीसरा सैंपल का मीन निकाला, तो ये आपका पहला मीन आया है, ये आपके दूसरे सैंपल से मीन आया है, ये आपके तीसरे सैंपल से मीन आया है। ऐसे ही आपने 20 सैंपल्स लिए और 20 सैंपल्स के, ये आपका लास्ट सैंपल था, उसके आपके पास ये सारे मीन्स आ गए। समझ में आया यहाँ तक? Yes. ठीक है। नाउ अब इन सैंपल्स का भी एक ये अपने आप में जो सैंपल मीन्स हैं, इनका भी तो अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब 8 से लेके 8.9 के बीच में जिनका मीन था, उनमें आपको दिखाई दिया सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू देखो, सिर्फ एक बार ऐसा आपके पास एक सैंपल आ गया, सैंपल मीन आ गया जिसकी वैल्यू इस रेंज में है। सिमिलरली 9 to 9.4 के अंदर आपको दिखा कि अच्छा ये वाली वैल्यू आ गई, तो एक वैल्यू आपके पास आ गई। ऐसे 9.5 और 10 के बीच में देखा, आपको 5 वैल्यूज मिल गई। 10 to 10.4 के अंदर 8 ऐसे सैंपल्स मिल गए। ऐसे ही 10.5 टू, और ये आपने 20 सैंपल देखे और आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया थ्रू क्लासेस। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। No, sir. एंड ऑल यू डू इज अगर आपको इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करोगे, 20 आपने सैंपल्स लिए, कितने आए आपके इस रेंज में? एक आया, तो 1/20। सिमिलरली 1/20, 5/20, 8/20, 4/20 एंड 1/20। You will get these relative frequencies, which is nothing but the probability distribution also of your sampling mean. ठीक है, ओवरऑल वो 1 को ऐड करेगा। तो इस तरीके से आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आनी शुरू हो गई। आपने मिड पॉइंट लिया बेसिकली उनका, एंड आपने ये ड्रॉ करा, आपने फ्रीक्वेंसी कर्व बना, तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार आईज। एंड इन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का एक खुद का भी मीन होगा। व्हाट विल दैट बी? मीन ऑफ मीन्स। कैन यू सी, एक्स बार का बार इन 20 को ऐड कर दो, ठीक है, इन सबके 20 को ऐड कर दो और यू विल गेट 201 एंड डिवाइड बाय 20 यू विल गेट मीन ऑफ मीन्स विच इज 10 पॉइंट दिस। एंड सिमिलरली आप इसका वेरियंस देखो, वेरियंस अगर आप इसका वेरियंस देखोगे तो वेरियंस विल बी 3 पॉइंट, ये आपका इस तरीके से आपका ये वेरियंस आ जाएगा। सो दिस विल बी द वेरियंस ऑफ एक्स आई बार एंड दिस विल बी द मीन ऑफ एक्स बार। तो बेसिकली आप कहोगे दैट योर एक्स बार हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन as a normal distribution with mean as 10.052 और वेरियंस as 0.033। इस तरीके से एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एक्स अलग डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एक्स बार इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल टुगेदर। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स। दिस concept should absolutely be clear to you guys because this is one of the most fundamental thing, क्योंकि ये इस चीज के ऊपर ही CLT बेस्ड है एंड CLT के ऊपर फिर हमारा सारा एनालिसिस बेस्ड है। सो इट्स लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल लेयर। एक्चुअली लोएस्ट लेयर तो एक्साइज होती है, फिर उसके ऊपर आपकी एक्स पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर उसके ऊपर आपकी CLT आएगी। दिस इज हाउ दिस इज बिल्ट। इज दिस कंसेप्ट क्लियर और नॉट? Now let's talk about sampling distributions. Now sampling का जो sampling से हमारे पास जो पैरामीटर आता है, जो पॉपुलेशन से जो क्वांटिटी आती है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर। और जो सैम्पलिंग से जो मेजर आता है उसको हम एस्टिमेटर बोलते हैं। तो एस्टिमेटर इज नथिंग बट एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्स बार से म्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं। म्यू इज योर पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्स बार इज अ स्टैटिस्टिक
or is the estimator. It is the estimator which estimates the population parameter, which is mu. Similarly, sample का जो variance है, it estimates population का variance. So this is your estimator and this is your population parameter. So parameter and statistic में you need to know the you need to know कि उसको हम statistic बोलते हैं या estimator बोलते हैं. Now, so your population parameter, for example, mean हमारा ये population parameter है, your sample statistic is x bar. Variance के केस में it's sigma square and it is s square है. Proportion हमने हमारे syllabus में है नहीं, and वैसे हम p and p bar लेते हैं, and in case of standard deviation sigma and s. We have already seen this, and now we want to get into the central limit theorem. Now central limit theorem क्या कहती है? Central limit theorem we have also seen in our previous discussions during data analysis and as well as in statistics. Central limit theorem says that even if अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जिसमें n is greater than 30, ठीक है, आपने सैंपल्स लिए, ठीक है, अब उन सैंपल्स का जो जैसे हमने 20 सैंपल लिए थे ना, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, ये हमने 20 सैंपल लिए थे, ठीक है, बट हर एक सैंपल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं ये पता है आपको? यहां पर डू यू नो दैट और नॉट? ये 20 सैंपल मीन्स हैं, हर एक सैंपल में कितने n है ये आपको पता है क्या? क्लियर हुआ कि आपको नहीं पता है? ठीक है, what we are saying is that if each of these samples have 30 plus observations, ये जो मीन आया है ये तब आया है जहां पर observations जो थी उस सैंपल में 30 plus थी. Then it says that if the random samples of size large size n is taken from a single population with mean mu and standard deviation this, then अब हमें ये बेसिकली हमें ये पता चला है कि कोई पॉपुलेशन है. अब ये पॉपुलेशन हमें ये पता नहीं है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, हमें ये पता नहीं है कि वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली है कि नहीं है, बट हमें पता है कि उसका कोई मीन है एंड उसका कोई वेरिएंस है. वी नो कि अच्छा कोई मीन कोई वेरिएंस है उसका, एंड इसके अंदर जो सैंपल्स लिए गए हैं वो 30 प्लस हैं. इफ दीज कंडीशंस होल्ड ट्रू देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xi bars will definitely be a normal distribution, with mean as mu and standard deviation as sigma upon root n. This is what CLT says. CLT basically says that even if your population is not a normal distribution, but you are taking more than 30 samples to calculate each sample mean, then the distribution of xi bar will definitely be will be a normal distribution with mean as mu and which is equal to the population mean, and the variance will be x square sigma square by n. Can you see यहां पर वेरिएंस कितना था? पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना था? पॉपुलेशन का वेरिएंस था 4, जबकि इसका वेरिएंस कितना है? 0.33. तो वो इसलिए ही आया है बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू हैव डन इज कि अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो, और अगर ये 30 प्लस वैल्यूज होती तो दिस वुड बी 4 डिवाइडेड बाय, तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आती और लगभग वही वैल्यू आ रही है. सो इफ यू सी हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल है तो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है. हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, कैन यू सी ये स्क्यू आपको दिख रहा है? स्क्यू है, बट फिर भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज नॉर्मल.
if n is greater than 30, large sample test है. Is this clear or is this not clear? It's clear. Everyone guys, this should be absolutely clear to everyone. CLT ये कहता है. Then CLT is basically a large sample test. जब आपके पास n is greater than 30 तब हम CLT अप्लाई करते हैं. बट जब आपके पास n greater than 30 ना हो, अगर ये कंडीशन मीट नहीं कर रही है, एंड स्पेशली अगर आपको जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग फिर से देखेंगे इन टुमारोज क्लास, वी विल ऑल्सो सी दैट यू डोंट नो पॉपुलेशन मीन, आपको ये भी नहीं पता, एंड यू ऑल्सो डू नॉट नो पॉपुलेशन वेरिएंस, ये भी नहीं पता. देन इन दैट केस what we use is a T distribution, a student's T distribution. ठीक है. So if see this, to test population mean, if your variance is known, then Z test is used. ठीक है. और Z test कैसे यूज होता था? हमने स्टैंडर्डाइजेशन कैसे सीखा था गाइस? इफ यू डज एनीवन रिमेंबर हमने स्टैंडर्डाइजेशन कैसे सीखा था? हम किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं? स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल को हम? x minus mean by standard deviation. एग्जैक्टली. किसी भी वेरिएबल को अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है, उसके अंदर से यूनिट्स का रोल ही हटा देना है, तो उसको आप क्या करो, x जो भी वैल्यू है माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज द वे टू स्टैंडर्डाइज. ये एक तरीका है स्टैंडर्डाइज का. ठीक है. जी स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं इसको, जी स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ये इसको जी टेबल्स में कन्वर्ट कर देता है. जी टेबल्स जो होती हैं वो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो 0 to 3 के बीच में सारी उसकी वैल्यूज लाई करती हैं. बट दिस इज नॉट द ओनली स्टैंडर्डाइजेशन वे. देयर आर मल्टीपल स्टैंडर्डाइजेशन वे. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मिन मैक्स स्केलर एज वेल. देयर आर अदर स्केलर्स एज वेल जिससे आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. बट हमारे सिलेबस में वो सारे स्टैंडर्डाइजेशंस नहीं है. सो बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पर हमें ये नहीं पता है. हमारे केस में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी? हमारे केस में स्टैंडर्डाइजेशन होगी x बार माइनस म्यू, क्योंकि हमारा x क्या है, वो x बार है, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n. इफ यू रिमेंबर हमारा ये स्टैंडर्डाइजेशन था. You remember this has a normal distribution with mean 0,1. हमने यहाँ पर भी देखा, इनफैक्ट हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया. दिस इज नथिंग बट ये x है, ये मीन, तो ये मीन ही है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ का है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर आपका जो प्रॉपर्टी, ये जो आपका xi बार था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन. So what we have seen is कि दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट 0 होता है. ठीक है. एंड उसको फिर हम बड़े आसानी से द रीज़न दैट वी यूज इट, उसको बड़े आसानी से हम, एक तो 0 के आसपास है तो उसकी जो प्लस की वैल्यूज होगी वही माइनस की वैल्यू हो जाएगी, एंड हम उसको आराम से जी टेबल में देख सकते हैं और हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं कि इतनी कोई जी की कोई वैल्यू है तो हमें पहले ही पता होगा कि अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है. सो इट मेक्स आवर लाइफ ईजियर. बट द प्रॉब्लम इज दैट हमें ये वेरिएंस नहीं पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होगा. इसको भी हम एस्टिमेट कर रहे होंगे, हमें एस्टिमेट कर रहे होंगे थ्रू सैम्पल वेरिएंस. ठीक है. तो इसकी जगह पर सैम्पल वेरिएंस होगा, एंड यूजुअली हमारे पास 30 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं होती हैं. सो देयरफॉर व्हाट वी यूज इंस्टेड इज, इसी की जगह पे यहाँ पर S आ जाता है, एंड व्हाट वी यूज इज अ T डिस्ट्रीब्यूशन. This is your T distribution, which is symmetric around 0 again. But the only issue with this thing is कि एक इसमें degrees of freedom आ जाता है. Now can someone tell me वो degrees of freedom क्या होता था guys? Does someone remember degrees of freedom क्या होता था और क्यों lose होती थी? नहीं, n-1 है, but n-1 क्यों होता है? That is what I'm asking. What is that n-1? How did that n-1 come into picture? कौन गाइस, वो एक कहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज हो रही है?
So when we know a particular mean and we are given perhaps maybe 5 observations and we know 4, so we can't just give any value to the 5th one. There is a value that there is only one value that it can take. So that's why n minus 1. एग्जैक्टली बट यहाँ पर हमारे केस में कहाँ लूज हुई वो वैल्यू? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. हमारे केस में वैल्यू कहाँ लूज हो गई? ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. बट टी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल ऑफ यू नो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यू नो दिस गाइज, राइट? बट वेयर डिड वी लूज दिस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन? सोचो सोचो, आएगा. लेट्स सी टी का फॉर्मूला. नहीं, नॉट व्हेन वी चूज टी. टी क्या है? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट दिस, राइट? एस क्या है? व्हाट इज एस? व्हाट इज एस गाइस? स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार. ये आ गया बार. आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक्स बार पता होना चाहिए आपको. समझ में आया? इस एस को कैसे कैलकुलेट करोगे जब तक आपने ये अज्यूम नहीं करा एक्स बार ये है. तो बिकॉज यू हैव दिस एक्स बार हेयर, इसीलिए आपने 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज कर दी. एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज टेक टी डिस्ट्रीब्यूशन एट n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक जो वैल्यू गई वो एक्स बार को एस्टिमेट करने में चली गई है डिनोमिनेटर में. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का सबको समझ में आया कि क्यों टी डिस्ट्रीब्यूशन n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे देखा जाता है? मन्नत क्या समझ नहीं आया? भूमिका देखो, हमें अगर वेरिएंस निकालना होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है अनीशा? अरे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? सर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. अरे स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पूछ रहा हूँ पूरा. अरे गाइस 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, यही तो होता है वेरिएंस का फॉर्मूला है. यस नो गाइस? यस. ठीक है. अब अगर ये वेरिएंस का फॉर्मूला है तो वेरिएंस किसी भी वेरिएबल का कब निकालोगे? जब आपको पास एक्स बार होगा तभी तो निकाल पाओगे. यस और नो? यस सर. अगर मैं आपको 6 वैल्यूज दे दूँ, 6 ऑब्जर्वेशंस दे दूँ और इसका कहूँ कि आप इसका वेरिएंस निकालो, तो सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? कम ऑन गाइस, वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे? 6 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालोगे. एक बार आपने मीन फिक्स कर दिया तो उसके बाद इन 6 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन ऐसी रह गई जो कोई भी वैल्यू ले सकती है. 6ठी ऑब्जर्वेशन विल बी टेथर्ड टुवर्ड्स की मीन, तो आपका फिक्स है. समझ में आया? यस और नो? तो अगर ये समझ में आ गया तो सेम चीज़ यहीं पे तो जा रही है. यहाँ पर एस लिख रहे हो और उसको आप ये जो आपने सैंपल से जो वैल्यू निकाली उसको निकालने के लिए, सैंपल का वेरिएंस निकालने के लिए आपको सैंपल का मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अगर आपके पास 30 ऑब्जर्वेशंस थी तो उस 30 ऑब्जर्वेशंस में से आपने उस 30 ऑब्जर्वेशंस के अलावा आपने उसका मीन फिक्स कर दिया, क्या कहते हैं, उस सैंपल का. तो दैट मीन्स सिर्फ 29 ऐसी ऑब्जर्वेशंस रह गई हैं जो फ्रीली मूव कर सकती हैं, जो कोई भी वैल्यू ले सकती हैं. 30th जो ऑब्जर्वेशन है इट इज फिक्स बिकॉज आपका सैंपल का मीन फिक्स हो गया. राइट और रॉन्ग? ठीक है. सो दैट इज वाई इन केस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन यू ऑलवेज हैव n-1 df. क्लियर है ये चीज? यस. ये सेम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एग्जाम्पल है. एंड ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. दिस इज आवर टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू कैन राइट इट इन एनी नंबर ऑफ वेज. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. अच्छा, एस स्क्वायर जो होता है, अच्छा n-1 लेते हैं हम. आई टेल यू वाई वी टेक n-1. ठीक है. सैंपल का नाउ लेट मी टॉक अबाउट इट. सैंपल का जब हम वेरिएंस लेते हैं, जब हम पॉपुलेशन का वेरिएंस लेते हैं तो क्या लिखते हैं? पॉपुलेशन का वेरिएंस लिखते हैं तो लिखते हैं 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर. ये लिखते हैं ना. ये पॉपुलेशन के वेरिएंस का फॉर्मूला है. यस, ऑल ऑफ यू एग्री? गाइस मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ और ये आपको कोई नहीं समझाएगा. आई कैन गारंटी यू ये कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि 99% जनता इसको ओवरसी करके रट लेती है. जब मैंने इतने साल रटा तो मुझे पता है ना कि आप लोग भी रटोगे ये. ठीक है. बट जब
जब हम सैंपल का वेरिएंस देखते हैं तो हम ये n-1 क्यों कर देते हैं यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं है। ये देखो, ये n-1 कर दिया यहाँ पर हमने। ये n-1 हम इसलिए करते हैं इन केस ऑफ सैंपल्स, ठीक है, लेट मी शो, हाँ, इन केस ऑफ सैंपल्स, बिकॉज वो n-1 करने के बाद वो अनबायस एस्टिमेटर बन जाता है। और वो अनबायस एस्टिमेटर कैसे बन जाता है? अगर आप पॉपुलेशन का वेरिएंस देखो, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, ये सैंपल का वेरिएंस है। कैन यू सी कि इसका न्यूमरेटर सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में फ़र्क है। बट डिनोमिनेटर में फ़र्क ये जो n-1 करने से होता है, वो अनबायस्ड कैसे कर लेता है इसको। सपोज मैंने एक सैंपल लिया जिसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। एक सैंपल लिया, जैसे अभी मैं 30 ऑब्जर्वेशंस का सैंपल ले रहा था ना, मैंने सिर्फ पर सिंपल एक सैंपल का ऑब्जर्वेशन एक सैंपल लिया जिसके अंदर सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, n = 1। अगर मेरा n = 1 है तो उस सैंपल के अंदर कोई वेरिएंस आ सकता है क्या? मैंने तो फिक्स कर दिया, मैंने एक ही वैल्यू, एक ऑब्जर्वेशन तो ले ली है। उस ऑब्जर्वेशन में क्या चेंज आ सकता है? कोई चेंज नहीं आ सकता। सो द वेरिएंस in this particular sample has to be 0। समझ में आया? वो 0 कैसे होगा? आपने एक ऑब्जर्वेशन ली और जब तक आप उसको 1 से माइनस नहीं करोगे तब तक वो 0 नहीं बनेगी। सो द डिनोमिनेटर हैज टू यू हैव टू रिड्यूस द डिनोमिनेटर बाय n-1, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट हो जाता है उसको। क्योंकि अगर आप उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करते हो तो वो वेरिएंस कम होना शुरू हो जाए। सो देयरफॉर इफ यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑब्जर्वेशन इन दी सैंपल, तो उसका जो वेरिएंस आना चाहिए वो आपका 0 वेरिएंस आना चाहिए। एंड n-1 इन दिस केस विल गिव यू 0 वेरिएंस। समझ में आया? Yes, sir. नाउ वी आर कमिंग टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो सी कि हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल ऑफ ईच ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा and then perhaps in the next class we'll get into the hypothesis testing part. Now we have done is we have derived the sampling distribution of sample mean. Sampling distribution of sample mean को हम कैसे लिखेंगे guys? How will you write it? मुझे statistical notation में बताओ। देखो, इतना बड़ा सेंटेंस यूज करने के बजाय द ब्यूटी ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है उसको आप 3 पॉइंट्स में आप बता सकते हो, बस तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में, 3 कैरेक्टर्स में। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट? दिस एंटायर इंग्लिश लाइन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल लाइन। आई कैन से x bar I is normally distributed with mean this and variance as। ये सेम लाइन को सिंपल हमने इंग्लिश की बजाय उसको स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी को हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के, अगर मैं बोलूँ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में करो तो इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस एंड एस अपॉन टी डिस्ट्रीब्यूटेड विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1। नाउ अब टी डिस्ट्रीब्यूशन हो या वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप उसको अब आपको जो अलग दूसरी चीज़ आपने सिर्फ सिंपल पता करी, एक्स बार का मीन पता करने की कोशिश करी आपने डिस्ट्रीब्यूशन की मीन पता करने की कोशिश करी है। सिमिलरली एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स बार का डिफरेंट एक्स बार के थ्रू आपने पॉपुलेशन की मीन पता करने की कोशिश करी है। Similarly, you will also attempt on the basis of variance, sample variance, you can also estimate population ka variance. That you can also do. So we can also derive the sampling distribution of sample variance. जैसे आपने वेरिएंस निकाला, अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था वो किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन था? किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन लिखूँ यहाँ पर? एक्स का कि एक्स बार का? एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ही कैन यू इमेजिन कि हर सैंपल का अलग एक वेरिएंस आएगा, राइट और रॉन्ग? सैंपल 1 का एक वेरिएंस होगा, सैंपल 2 का एक वेरिएंस होगा, सैंपल 3 का एक वेरिएंस होगा। ऐसे हमने 20 सैंपल लिए थे तो 20 सैंपल के वेरिएंस अलग अलग वेरिएंसेस आएंगे, राइट और रॉन्ग?
समझ में आएगा? जैसे एक्स बार के वेरिएंस, जैसे एक्स बार अलग अलग आया 1 to 20, वैसे सैंपल का वेरिएंस भी तो अलग अलग आएगा हर सैंपल का। Yes. ठीक है। कैन दिस गो इनटू द नेगेटिव टेरिटरी? कैन दिस गो इनटू द नेगेटिव टेरिटरी? क्यों नहीं जा सकता? Because we square the deviations. एग्जैक्टली, बिकॉज वी हैव स्क्वायर्ड इट। कोई चीज अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स यू हैव द फर्स्ट क्लू कि अगर इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, इट विल ओनली बी इन द पॉजिटिव स्पेस। समझ में आया? इट कैन ओनली बी इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इट कैन नेवर एंटर द नेगेटिव क्वाड्रेंट, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस और नो? So therefore the distribution of variances, sample variances, has a chi-square distribution. अभी मैं बताऊंगा आपको chi-square क्या होता है। It is a chi-square distribution, ठीक है, and it will only be in the positive territory. इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। जैसे जैसे आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे वो उतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट होती रहेगी, उतना ज़्यादा आपको बेल कर्व नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एंड द स्टैटिस्टिकल थ्योरी टेल्स अस, व्हाट स्टैटिस्टिकल थ्योरी टेल्स अस इज दैट द स्क्वायर ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल, कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल है x, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है। हाउ इज x डिफाइंड? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन आप उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ इफ यू व्हाट यू डू इज, इफ यू स्क्वायर एनी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी z को अगर आप स्क्वायर करोगे, इट विल बिकम अ chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप स्क्वायर अप कर दोगे तो वो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी। एंड अगर आपके पास तीन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक, if I have 3 डिस्ट्रीब्यूशंस, एक Z1 है, ठीक है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो Z2 है, एक तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है Z3। दिस इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या बन जाएगा गाइस? व्हाट विल Z1 स्क्वायर बी? इट विल बी अ chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इस तरीके से लिखते हैं chi स्क्वायर। सिमिलरली इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा Z2 का, तो इट विल ऑल्सो बी अ chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सिमिलरली इसको भी अगर कर दूंगा तो ये Z3 का भी स्क्वायर होगा, तो ये भी chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। And if I add Z1 square plus Z2 square plus Z3 square, then this will also be a chi square distribution with 3 degrees of freedom. This is also a property of chi square distribution. These are just statistical properties. You don't need to get into क्यों जाना है। अगर इसके अंदर क्यों जाना है, then you will enter into hardcore statistics honors कि अच्छा ये क्यों आ रहा है। We draw a line there कि अच्छा भाई मुझे उसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू यूज दिस प्रॉपर्टी, आई डोंट केयर कहाँ से आ रही है, बट इफ यू वांट देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रूफ अवेलेबल फॉर दिस। तो इफ देयर आर n such standard normal distributions, the addition of all of them will be a chi square distribution with n degrees of freedom. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? Got it, sir. All of you guys, let's quickly switch to our reading.
what we are doing guys is नहीं ये वाली नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले ये भेजा है जिसके अंदर टी, नॉर्मल टी, कायन, एफ है, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर इकोनोमेट्रिक्स कोर्स, बट क्योंकि इसेंशली यूज होता है इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, इसलिए आई हैव हाईलाइटेड इट एंड आई हैव मार्क्ड इट फॉर यू so that there is no gaps from statistics moving on to econometrics. Now this is the appendix of your normal book which is Gujarati, ठीक है। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी, हमने देख लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंट जिसके कोई भी कुछ भी आउटकम हो सकता है। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, ये भी कई बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। What is a random variable? When you run an experiment, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट रन करोगे और उसका जो आउटकम होगा वो अगर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, रैंडम है, तो उस केस के अंदर उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। सो you run an experiment एंड फॉर एग्जाम्पल आपके ये जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ये कई बार साइंसेस के अंदर मिसिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंसेस के अंदर कई बार आपको पता होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो 100% ऐसा होगा, ठीक है। बट जहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाती है वहाँ पर रैंडम वेरिएबल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का आउटकम कुछ भी हो सकता है। सो कोई भी अगर कोई आपने एक वेरिएबल लिया, रैंडम वेरिएबल लिया, एक्सपेरिमेंट किया, उसका आउटकम x आएगा एंड वो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, एंड वी से दैट इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर उसका हमें मीन पता है कि ये मीन है और वेरिएंस पता है, और ये दोनों पैरामीटर्स हैं। x कैन टेक एनी वैल्यू, continuous random variable, it can take any value between -infinity to +infinity. Now properties, you can easily read the properties of what a normal distribution is. हमने कुछ properties already देख ली हैं, जैसे हमने ये property देख ली है, it is described by its 2 parameters. एक और बहुत important property है, you can also linearly add 2 random variables and उनका जो variance होता है और जो mean होता है वो इस तरीके से आता है. You can also look into this. Something that you would have also done in statistics. Now, standard normal क्या होता है? Standard normal when we have to compare distributions जिनका mean और variances अलग अलग हों, जो अलग अलग parameters पे जज हों, तब किसी भी distribution को अगर हमें standardize करना है तो this is the way to standardize it. It is known as standardized variable. ठीक है, and a standardized normal variable will always have mean is equal to 0 and variance is equal to 1. ये हमने ऑलरेडी देख लिया. एंड वंस यू नो अबाउट दिस, देन उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जी में कन्वर्ट करते के साथ ही आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज पता चल जाती हैं. आप जी टेबल में जाके इमीडिएटली उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो और प्रोबेबिलिटी देख सकते हो कि जी के अंदर, कर्व के अंदर कितना एरिया यहाँ पर लाई कर रहा है या कितना एरिया यहाँ लाई कर रहा है. That is why converting into z becomes easier for statistical inferences. So you can read up these examples, example C.2 and C.3. Something that you've already done in statistics, guys. Okay. If you want me to see one of these examples also, we can see that. There. It is given that X is the daily sale of a bakery, of a bread in the bakery, and it follows a normal distribution. पहली बात, X एक random variable है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आता है कि इज x a random variable? क्या this daily sale of bread in a bakery, is it a deterministic number or it is a random number? It can be anything. It is a random number. You can predict its value, its average value based on certain data. But suppose कोविड लग गया तो उसकी वैल्यू 0 हो गई. और have you heard about this incident in India, जब बहुत छोटे हो गए, जब किसी एक मंदिर में दिल्ली में आया था कि हनुमान जी ने दूध पिया है. I mean, did you come across such incident? बहुत छोटे हो गए. So we have heard of it. At least I have. तो दिल्ली के अंदर ना बहुत thousands of liters of milk waste हुआ था उस दिन, because there was this fake news, so to say, not hurting anyone's religious this thing, कि किसी मंदिर में हनुमान जी ने दूध पिया है. ठीक है, तो पूरी दुनिया मंदिर में पहुंच गई दूध पिलाने के लिए.
अब उस दिन जो मार्केट, जो मंदिर के बाहर जो दूध वाला बैठा हो उसकी तो चांदी हो गई, ठीक है, क्योंकि उसका अगर वो मिल्क का अगर हम सेल देख रहे होते तो इट वुड हैव स्काई रॉकेटेड. तो बट वो दैट्स एन अनोमली. सिमिलरली अगर किस दिन लॉकडाउन की वजह से बंद है दुकान तो वो दैट्स ऑल्सो एन अनोमली. तो x इज अ रैंडम वेरिएबल, पहली बात तो ये है. देन व्हाट वी आर सेइंग इज दैट हमने कोर्स ऑफ डेटा में हमने देखा कि हमारा जो मीन जो दिख रहे हैं, हम रोज 70 लोफ्स बेचते हैं एंड वेरियंस इज 9 लोफ्स, कि कभी मतलब जो ऑन एन एवरेज जो वेरियंस रह रहा है वो 9 का रह रहा है. तो वी कैन राइट दिस एज दिस. ये हमारा रैंडम वेरिएबल है विद मीन एंड वेरियंस. नाउ गिवन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, हमें पता चल गया कि इसका बॉस मीन जो है वो 70 है एंड इसका जो वेरियंस है वो 9 है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि किसी एक दिन 75 से ज़्यादा सेल हो जाए. तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया. नाउ एन ईजी वे टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एरिया इज कि इसको स्टैंडर्डाइज कर दो एंड यू कैलकुलेट दिस एरिया. तो इसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हो? इसको स्टैंडर्डाइज करने का तरीका है कि यू बेसिकली सी, इसको अगर मैं 0 ले जाऊं और ये 75 जो हो जाए वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1.67. ये वैल्यू कैसे है? दिस 70 कॉरस्पॉन्ड्स टू 0. क्यों? क्योंकि x बार x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है. तो 70 यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 70 माइनस 70 तो इन एनी केस 0 हो गया. अगर ये मैं z में कन्वर्ट करता हूँ, दिस इज योर z, दिस इज योर xi कन्वर्टेड इनटू z, तो ये 0 हो गया. और ये वाली जो वैल्यू 75 के अलॉन्ग जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? 75 माइनस 70 अपॉन 3, ये आ गई वैल्यू. सो आर दीज टू फिगर्स एनालोगस टू ईच अदर और नॉट? यस और नो? स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स गाइस, डेटा एनालिसिस में भी हमने किया है ये चीज. आपने बस डिस्ट्रीब्यूशन को, ये देखो, अच्छा यहाँ पर दे रखा है, ये देखो, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन को आपने बस z में कन्वर्ट कर दिया. ये देखा था गाइस, स्टैटिस्टिक्स में देखा था आप लोगों ने ये चीज. सो इफ दिस इज ट्रू देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हमें बस ये पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, ये पर्टिकुलर एरिया निकालना है. तो हमें बस पता करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि z जो होगा उस वो 1.67 से ज़्यादा होगा. दैट्स इट, ये हमें पता करना है. और हम z की टेबल में जाके उसकी वैल्यू देख सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि इससे कम की जो वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू आ रही है 95.25, तो इसके ऊपर की वैल्यू जो आ रही होगी वो 4.75% वैल्यू है. समझ में आया गाइस किस तरीके से देखते हैं हम इसे? Yes, sir. ठीक है ना. सिमिलरली यू कैन फाइंड अदर वैल्यूज. नाउ यू कैन डू ऑल ऑफ दिस. Now, what happens in case of sampling or probability distribution of sample means? जैसा हमने कहा था कि each sample mean, since the sample mean is based on given sample, its value will vary from sample to sample. हर sample का अपना एक different mean होगा. ठीक है, that means उस sample का अपना वो sample का mean अपने आप में ही एक random variable बन जाएगा. Can someone explain me this statement? कि ये कैसे आ रहा है? सैंपल का मीन रैंडम वेरिएबल कैसे बन रहा है? Come on guys, सोचो. I am saying कि सैंपल का जो मीन है वो भी एक रैंडम वेरिएबल है. वो रैंडम वेरिएबल कैसे है? I can't hear you. किसकी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है. रुको. So sample mean is a random variable because it will have different values depending on the samples which we take. एग्जैक्टली. तो बिकॉज सैंपल कहाँ से आया है? सैंपल अपने आप में तो ओरिजिन उसका कुछ नहीं है. सैंपल का अपने आप ओरिजिन xi से है. xi जो है हर सैंपल में चेंज हो रहा है क्योंकि xi अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है.
तो अगर xi रैंडम वेरिएबल है तो इसके ऊपर बेस्ड जो उसका जो सैंपल मीन आया वो भी तो एक रैंडम वेरिएबल बन गया। समझ में आया? इट्स लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स। नीचे वाली लेयर रैंडम है तो उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो भी तो रैंडम ही हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने 30 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। ये 30 ऑब्जर्वेशंस क्या है? x1, x2, x3 टिल x30। ये 30 ऑब्जर्वेशंस क्योंकि रैंडम है, रैंडम वेरिएबल है, इनके ऊपर बेस्ड जो इनका सैंपल मीन आया है वो भी एक रैंडम वेरिएबल बन गया। क्योंकि ये 30 ऑब्जर्वेशंस चेंज हो जाएंगी इसलिए ये भी सैंपल टू सैंपल चेंज हो जाएगा। अब आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। सो ईच सैंपल मीन इन itself is a random variable, and if it's a random variable it will have some, if it's normally distributed it will have some mean and the variance is this. We know this through through our CLT. Through CLT we know this. ठीक है? Now if this is true, ये देखो, how in statistics however random sampling is used rather than any in some sense. We say that x1, x2, xn constitutes a random sample of size n if all of these are drawn independently and from the same probability distribution. बहुत important है कि same probability distribution से हो। हर sample जो आना चाहिए वो same probability distribution से आना चाहिए। Thus x's thus drawn are known as IID, independent and identically distributed random variables. Now if this is true then ये हमने ये सेम जो हमने एग्जांपल अभी PDF के अंदर बात करी थी, PPT के अंदर, वो सेम एग्जांपल है। Then what we know is x1 to xn is a random sample of from the population this and this. The sampling mean x bar will also follow a normal distribution with mean as this and variance as this. ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। और उसको अगर आपको if you want to convert it into z, तो this is the way you can convert it into a z score. That's it. फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल एक बार C.7 देख लेना। Now what central limit theorem कहती है? Central limit theorem basically कहती है if the random size, if this is a random sample from any population with mean this and this, sample mean tends to be normally distributed with mean as this and variance as this as sample size increases indefinitely. ठीक है? As sample size increases, your mean and variance of x bar is bounded by these parameters. That's why it's called as central limit theorem. ठीक है? इसका नाम लिमिट क्यों है? इसका नाम लिमिट इसलिए है because these are the bounds. The bound for x bar I, उसका बाउंड है mu और उसका वेरिएंस का बाउंड है this. कुछ भी कर लो वो इसी पैरामीटर्स तक लिमिटेड है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए उसको हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। ये हमने देख लिया था। टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हैव ऑलरेडी सीन नाउ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ठीक है, वी हैव सीन दिस। Just see these examples guys, all of these examples, just keep seeing these examples. If you are able to solve them, it will help you gain further this thing. Then chi-square distribution, जो हमने chi-square के अंदर बात करी वो exact same चीज़ यहाँ पर भी discussion हो रहा है, that this basic concept that square of a standard normal variable is distributed as a chi-square distribution with 1 degrees of freedom. And the other aspect that I wanted to show you was this: if z1 zk are independent unit normal variables, okay, which is basically means standard normal variables, then if we square each of these, we can show that the sum of the squared z's is also a chi-square distribution. ये हमने बात करी थी। You can read the properties की properties क्या होती हैं इसकी। And the last thing that we will see is that when we have to compare two different distributions,
ठीक है, जिनका अलग अलग मीन एंड वेरिएंस है, ठीक है, देन वी यूज व्हाट इज कॉल्ड एज एफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमें दो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2, अगर हमें इनका वेरिएंस कंपेयर करना है, then we use F distribution, and this is going to be extremely useful going forward. F distribution हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है. So F distribution is I'm not getting into F distribution. आप लोगों ने इसमें पढ़ा है क्या in statistics? F distribution, was F distribution there in statistics? Yes, no ways. ठीक है. I will assume, मैं इसलिए अभी इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा because I've already put in a lot of material in your head, ठीक है. So this is about our distributions. What we are going to cover in tomorrow's class is that we are going to see, so please read this entire chapter जो मैंने आपको आज भेजा है. Now what we are going to see tomorrow is hypothesis testing, जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है. ये सारे कंसेप्ट आपने ऑलरेडी सब कुछ आपने करा हुआ है, ये नहीं है. What I was showing you was this. So this is the next thing that we will be doing for tomorrow's class, where we will get back into statistical inference. हम estimation, हम point estimates और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, confidence interval approach के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, little bit of confidence interval approach, but majorly about hypothesis testing कैसे करी जाती है, and all of your p value or your one tail test, two tail test, and finally your type 1 error and type 2 error. So all of something that you have already done in statistics, ठीक है. तो ये सारा की सारी चीज़ें हम फिर से रिवाइज करेंगे, and then we will be in a position, once we complete these 2 chapters, आज हमने एक कर लिया, tomorrow we'll do this. Once we do these 2 chapters, we will be in a very strong condition where we can analyze our this thing. So we can start our statistics, we can start our econometrics with the first chapter. So these are all just backgrounders.